तो सबसे पहले चलते हैं 2600 से 1900 बीसीई को, जो आज से लगभग 4000 से 4500 साल पुरानी होगी, जिस टाइम ब्रोंज एज चल रहा था। इस टाइम 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स थे। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, और बीच का रीजन था ईरान, इसको ईरानियन प्लेटो भी कहा जाता है। ये तीनों एक लाइन में कनेक्टेड थे। तो इंडिया वाले क्या कर रहे थे, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ये कोई सिंपल सोसाइटी नहीं थे, ये उस टाइम हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लोग व्यापारी थे, बाहर जाकर व्यापार करते थे। और ये व्यापार कैसे होता था, 2 तरीके से होता था। एक समुद्र के थ्रू, इंडिया से शिप निकला, अरब सागर क्रॉस किया और पर्शियन गल्फ तक पहुंचा। और दूसरा जमीन के थ्रू, इंडिया से लोग निकले, ईरान के थ्रू ट्रैवल किया और आगे मेसोपोटामिया तक पहुंचे। अब देखो, दोनों रूट में समुद्र और जमीन, बीच में कौन आता है, ईरान। तो ईरान को आप एक ब्रिज या कनेक्टर भी कह सकते हो। तो दोस्तों, इसका प्रूफ क्या है, हमें कैसे पता कि ये सच है। देखो, मेसोपोटामिया का एक सिविलाइजेशन था सुमेर करके। वहाँ के लोग एक वर्ड बोलते थे मेलुआ या फिर मेलुखा। किसके लिए, अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए। स्कॉलर्स का मानना है कि ये वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज होता था। एक और प्रूफ है, ईरान के कुछ पुराने सिटीज में कुछ सील्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सील्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन गुड्स ईरान और उससे आगे तक भी पहुंच गया था ट्रेड के थ्रू। ये तो था एंशिएंट ट्रेड रिलेशंस और उसके प्रूफ। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिबेटिंग टॉपिक पर, वो है एलामाइट और द्राविडियन लिंक। इंडिया के साइड में द्राविडियन लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। और ईरान के साइड में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था एलाम करके, वहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती थी एलामाइट करके। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है। जैसे कि एक लिंग्विस्ट थे डेविड मैकआल्पिन, 1975 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि द्राविडियन लैंग्वेज और एलामाइट लैंग्वेज दोनों सेम फैमिली से आते हैं। इस थ्योरी को बोलते हैं एलामो द्राविडियन हाइपोथेसिस। ये एक डिबेटिंग टॉपिक है, कुछ हिस्टोरियंस इससे एग्री नहीं करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज भी एक लैंग्वेज है ब्रोहोई। ये पाकिस्तान के बालोचिस्तान और ईरान के कुछ एरियाज में बोली जाती है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, ब्रोहोई भी एक द्राविडियन लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा। हिस्टोरियंस का कहना है कि ब्रोहोई उस पुराने ज़माने का निशानी है जब द्राविडियन लैंग्वेज ईरानियन प्लेटो और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैला हुआ था। अब आ जाते हैं एक और थ्योरी पर, जो 2000 से 1600 बीसी के बीच में आता है, यानी आज से लगभग 3500 या 4000 साल पुरानी है। इसको कहा जाता है इंडो आर्यन स्प्लिट। इस थ्योरी के मुताबिक सेंट्रल एशिया में एक ग्रुप था जिसको इंडो ईरानियन पीपल कहा जाता था। 2000 से 1600 बीसी के बीच में ये ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप इंडिया के तरफ आया, इसे इंडो आर्यन पीपल कहा गया, इनका लैंग्वेज बना संस्कृत। और दूसरा ग्रुप ईरान की तरफ गया और उन्हें कहा गया ईरानियन पीपल, और उनका लैंग्वेज बना आवेस्तान। थ्योरी ये भी कहता है कि दोनों का ओरिजिन सेम है, इसीलिए दोनों के बीच लैंग्वेज और कल्चर भी बहुत सिमिलर है। संस्कृत और आवेस्तान इतने सिमिलर हैं कि एक का ग्रामर सीख लो तो दूसरे को भी आराम से समझ जाओगे। सिर्फ प्रोनाउंस करते टाइम साउंड थोड़ा चेंज हो जाता है, नहीं तो बाकी सभी सेम है। जैसे कि संस्कृत का एच साउंड आवेस्तान में बन जाता है एच, जैसे सिंधु बन जाता है हिंदू, सप्ता बन जाता है हफ्ता, असुर बन जाता है अहुर। थ्योरी के मुताबिक रिलीजियस टेक्स्ट का कनेक्शन भी है। जैसे इंडिया में है ऋग्वेद, वैसे ईरान में है आवेस्ता। स्कॉलर्स कहते हैं कि दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन मीनिंग थोड़ा उल्टा है। जैसे कि इंडिया में देव, उसका मतलब क्या है, भगवान। असुर, उसका मतलब है राक्षस। और ईरान का आवेस्ता जो है उसमें असुर बन जाता है अहुर, जिसका मतलब है भगवान। और देव बन जाता है दैवा, जिसका मतलब है शैतान। मतलब जो इंडिया में गुड वो ईरान में बैड, और जो इंडिया में बैड वो ईरान में गुड।